सरकारें देश चलाने का, प्रदेश चलाने का दावा करती हैं, संविधान का कॉल लेती हैं, बड़ी बड़ी बातें करती हैं, अशोक की लाट को आगे लेकर चलती हैं, क्या वो सरकारें एक एग्जाम ठीक ढंग से बिना किसी गड़बड़ी के नहीं करवा सकती? अभिनय, सबसे पहला सवाल आपसे है, आखिर ये मामला क्या है एसएससी का? हमने अपने दर्शकों को शो में बताया है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप स्टूडेंट्स के नजरिए से एक बार फिर संक्षेप में बताएं कि छात्रों को ऐतराज क्या है। ऐतराज सबसे पहला यही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं उम्मीद करता हूं, कि इशू ये है कि परीक्षा जो है वो 2-2, 2.5-2.5, 3-3 साल लगा दे रही है। आपने देखा होगा ट्रेंड में ये भी चला कि सीजीएल 2018 600 दिन, वो 1200 दिन, मतलब कि कोई भी परीक्षा हो रही है तो वो टाइमली नहीं हो रही। अगर वो हो भी जा रही है, जैसे 2017 की बात करें, आज 2021 चल रहा है, तो अभी 17 वाले सारे बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। जबकि आपको याद होगा 17 में भी ये प्रोटेस्ट हुआ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो पेपर में धांधली हुई, उसकी सीबीआई जांच के बाद भी उसका सत्यापन नहीं हो पाया कि पेपर के अंदर क्या धांधलियां हुई थी, पहली बात। लेकिन उसके बावजूद जो लोग सेलेक्ट भी हुए उनमें सबकी ज्वाइनिंग ना होना, 2018 का रिजल्ट 2021 में भी ना आना। जब तक आप एक एग्जाम को खत्म नहीं करोगे तब तक आप दूसरा नोटिफिकेशन कैसे निकाल सकते हो? इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल ही नहीं है। आप पहले एक एग्जाम खत्म करो, उससे ये बच्चे को पता लग जाए कि मैं इसमें सेलेक्ट हो चुका हूं, अब मुझे अगला एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। इससे क्या हो रहा है, जो बच्चा 2018 में एग्जाम दे रहा है वो 19 में भी दे रहा है और वो उन बच्चों की भी जगह ले रहा है। मान लेते हैं अब आप 18 और 19 का एग्जाम रिजल्ट एक साथ निकालोगे तो एक बच्चे के पास 2 जॉब है। सोचिए कितना खराब सिस्टम है। हम ये कहते हैं कि आप पहले एक एग्जाम खत्म करके क्लियर कर दो कि अब आप सेलेक्ट हो गए, और अगर वो बच्चा छोड़ता है तो उसके पीछे एक वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि आप भी ये मानते होंगे कि अगर 499 पे जो पास हुआ है और जो 498 पे बाहर हुआ है उसमें ज्यादा अंतर नहीं है, तो कम से कम ऐसे 1000-1500 लोगों को वेटिंग में रखा जाए कि अगर कोई भी जॉब छोड़ेगा, एक तो वेटिंग लिस्ट नहीं है सबसे बड़ी बात, दूसरा आप एग्जाम भी फिर टाइम पे नहीं दे रहे। कम से कम हम बच्चों से ये गुहार कर लें कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो अब आप दोबारा एग्जाम मत देना। अभी 2018 पेंडिंग, 2019 पेंडिंग और 20 का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो अब आप क्या मान के चलें कि क्या 2018 और 19 वालों ने वो फॉर्म नहीं भरे होंगे? बिल्कुल भरे होंगे। तो इससे उन बच्चों का भी भविष्य खतरे में चला जाता है जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जो 1 साल पढ़ के। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अब ये सब संस्थाएं पंचवर्षीय हो गई हैं, इनमें 5 साल देनी ही पड़ेंगी, और उसी में हमारी जवानी सबकी खराब हो रही है। गौरव, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एसएससी में ये जो बिल्कुल आई है, 2013 में पेपर आउट हुआ था। सोचिए जब ऑफलाइन लेवल पे पेपर होता था और आउट हुआ था, यानी सिर्फ 2 या 3 सेंटर्स पे आउट हुआ था, उसके बावजूद भी दोबारा करा लिया गया 1 साल के अंदर, 1 साल और लिया गया, दोबारा कराया गया। उसके बाद 14 में कुछ ऐसा नहीं हुआ, थोड़ी बहुत समस्याएं हम लोगों ने कोर्ट केस किए, लेकिन रिजल्ट आ गया, ज्वाइनिंग हो गई। मैं खुद भी 14 में सेलेक्ट हुआ था, 13 में भी सेलेक्ट हुआ था। तो मुझे खुद ये चीज लगती थी कि जब मैं 13 वाली नौकरी नहीं ले रहा तो मेरे पीछे वाले बंदे को वो नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन जब से ये ऑनलाइन हुआ सिस्टम, ऑफलाइन में एक तो उतना पता भी नहीं चल पाता था, और दूसरी चीज ये होती थी कि पेपर बहुत बड़े लेवल पे आउट नहीं हो पाता था। अब ऑनलाइन जब से हुआ है तब से ये कई तरीके के ट्रेंड आ गए कि किसी और की जगह बैठ के कोई और एग्जाम दे रहा है, जैसे आप देख रहे होंगे रेलवे। तो ऑनलाइन होने के बाद समस्याएं ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं कि पेपर अब मास लेवल पे आउट हो रहा है, नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं कि मेरी जगह कोई और बैठ के एग्जाम दे रहा है, क्योंकि इसमें सारा खेल लिंक का है। जैसे मैं आपसे लिंक के थ्रू जुड़ा हूं, तो इसमें भी वही है कि डिजिटलाइजेशन होने से अगर स्ट्रिक्टनेस नहीं बढ़ेगी तो ये चीज और खतरनाक हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ सकता है। और खुद हमें ऐसा लगता है कि एसएससी की भी मंशा है कि वो नए नए तरीके निकाल कर, आपने एक यूएफएम के बारे में सुना होगा, ये नए नए तरीके निकाल कर भी बच्चों को बाहर करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो ये समझ पाना मुश्किल है कि एसएससी के अंदर चल क्या रहा है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं कि जो वैकेंसी कम है और जो है उसमें भी सिलेक्शन फेयर नहीं हो रहे। अभी जो मामला, जिससे ये मामला उठा, मैं ये आवाज लगातार उठा रहा हूँ बेरोजगारी के खिलाफ, क्यों अभी हमें इतना उठाना पड़ा, मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से जल्दी से समझाऊंगा कि मैं 3 शिफ्ट में एक रेस कराता हूँ, ठीक है। मैंने रेस का टारगेट दे दिया, 200 मीटर आपको दौड़ना है। पहले वाले में जो टॉप आया वो 180 मीटर ही दौड़ पाया दिए हुए टाइम लिमिट में, ठीक है। दूसरे वाले में क्या हुआ कि बहुत गर्मी में दौड़ाया हमने उसको, तो वो 150 ही दौड़ पाया। तीसरे में जब हमने दौड़ाया तो इतना अच्छा मौसम था कि एक बंदा टाइम से पहले ही 200 मीटर दौड़ गया। अब क्या नॉर्मलाइजेशन ये कहता है कि जो टॉपर्स हैं उनको इक्विवेलेंट कर लिया जाए,
140 को 160 के बराबर मान लिया जाए और 200 को भी मान लिया जाए। इस केस में क्या होगा, एवरेज मार्क्स जब निकालेंगे कि 140 वाले के बढ़ जाएंगे, 150 वाले के बढ़ जाएंगे और 200 वाले के कम हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो जिसने टाइम लिमिट से पहले 200 दौड़ लिया, आप उसके कम कैसे कर सकते हो? अगर आपको ये पता था कि वो ज्यादा दौड़ सकता है तो आप टाइम लिमिट बढ़ा सकते थे। आप उसकी एबिलिटी ये कैसे बता सकते हो कि वो 200 ही दौड़ पाता? क्या पता वो और ज्यादा दौड़ जाता अगर आप कहते तो। आपने उसको कहा ही 200 था, इसलिए वो टाइम लिमिट में 200 दौड़ पाया। तो उस आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि ये जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, जिसमें अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग सेट मिलते हैं और फिर उन्होंने नॉर्मलाइजेशन के नाम पे ये कह दिया कि ये 2 मुश्किल पेपर थे, ये आसान था, इस पेपर में फॉल्ट है। मेरे ख्याल से आज की तारीख में सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यही है अभिनय। यस बिल्कुल बिल्कुल। 200 मार्क्स आने वाले के मार्क्स कम कर देना, ये कहते हुए कि आपका पेपर इजी था। उसने नहीं कहा था आप पेपर इतना इजी बनाओ, वो तो ये कह रहा है कि मैं आधा घंटे में करके बैठ गया था, अपॉर्चुनिटी नहीं थी 300 लाने की। बिल्कुल। ये बताइए, एक आखिरी सवाल और फिर मैं अपने साथियों की तरफ बढ़ूंगा ताकि वो भी अपने हिस्से के सवाल पूछ सकें। जब ये सब आप लोग कैंपेन रन कर रहे हैं तो एसएससी का कुछ जवाब नहीं आता है कि हजारों लाखों छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार की एक संस्था की क्रेडिबिलिटी पर इतने गंभीर सवाल उठ रहे हैं, इसके बावजूद कोई सुधारवादी कदम नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। 6 महीने पहले ये जब किया था तो आया था। अभी क्या लगा ना कि लोग ये सोच रहे हैं कि अगर हम इनके ट्विटर कैंपेन पे जवाब देंगे तो ये ट्रेंड बन जाएगा। आप समझ रहे हैं सरकार की मंशा या एसएससी की मंशा ये है। वरना एक बहुत छोटा सा काम था कि #CGL 2019 मार्क्स चला, आप एक नोटिफिकेशन डाल के कह सकते थे 8 दिन में रिजल्ट बता देंगे। और ऊपर से सरकार ने कहा हुआ है कि हम सीईटी ला रहे हैं। आप एक छोटे छोटे इंस्टीट्यूट जो अलग है, एसएससी, रेलवे, ये अपने एग्जाम ठीक तरीके से नहीं करा पा रहे हैं 4-4, 5-5 महीने में। आप एक साल में 2 सीईटी कैसे कराएंगे? तो हमें शिकायत यही है कि सरकार जो हमें बता रही है कि हम ऐसा कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग क्या है? क्योंकि अब सरकार की प्लानिंग पे हमें भरोसा नहीं रहा। मुद्दा ये है। अभिनय, आप जैसे बता रहे थे कि जैसे 2017 से एक तरह से एम्पलीफाई होता है मूवमेंट, लेकिन प्रॉब्लम पहले से है। 2013 का भी आपने उदाहरण दिया जब पेपर आउट हो गया था। मैं समझना चाहता हूं कि जो सोल्यूशन प्रेजेंट किया गया सरकार की तरफ से कि वो एनआरए लेके आएंगे और बहुत गाजे बाजे के साथ में ये हुआ कि अब ये रिक्रूटमेंट को रेवोल्यूशनाइज कर देगा। कितना रेवोल्यूशन ले आई है सरकार इन 6 सालों में रिक्रूटमेंट प्रोसेस में? मैं अभी केंद्र की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि आपने कहा कि सीईटी या जो एनआरआई की आपने बात की वो कितना परसेंट प्रभावी होगा, तो आजकल के प्रोसेस को देखते हुए, पिछले 8-9 सालों के एनालिसिस को देखते हुए तो नहीं लगता कि वो 1% से ज्यादा प्रभावी होगा। अच्छा, ठीक है। मैं एक चीज तो हम समझना चाहते थे कि आप जो इस तरह के सोशल मीडिया मूवमेंट चलाते हैं उस तरह की प्लानिंग होती है या क्या मैकेनिज्म? क्योंकि एकदम ऑर्गेनिकली अगर ये होगा कि मैं ट्वीट करूंगा फिर ये तो ऐसे तो मतलब आप 30 लाख और 60 लाख जो आप नंबर्स कोट कर रहे हैं वहां तक पहुंचेंगे नहीं। जरूर आप लोग कुछ बात करते होंगे, तो वो क्या होता है? अभी टूलकिट की भी खूब चर्चा चल रही है। आप लोग किस तरह से इस तरह के मूवमेंट्स बिल्ड करते हैं? ये पहली चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस दिन ये मैंने वीडियो बनाया 7 बजे मैंने वीडियो जारी किया और 6:27 पे आई डिसाइडेड कि मोदी जॉब तो इस बार रहेगा, क्योंकि इस बार एग्रेशन था। क्योंकि हम लगातार वीडियो बना के सरकार को बार बार कह रहे हैं, गुहार कर रहे हैं। अब आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो थोड़े बहुत तरीके बदलेंगे। तो वही था कि मैं 6:27 पे, मैं इससे पहले भी बेरोजगारी पे काफी वीडियो बना चुका हूँ। जब सरकार पहले 5 साल के आखिरी क्षणों में थी तभी मैंने बनाया। यूट्यूब पे टॉप 3 ट्रेंडिंग गया। अब तो हमारी वीडियो ट्रेंडिंग आना बंद हो गए। मेरे अप्रॉक्स यूट्यूब पे 2 मिलियन फॉलोअर्स थे और उसके अलावा फेसबुक पे, टेलीग्राम, हर जगह से लोग हमसे जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं फ्री एजुकेशन चलाता हूँ तो बच्चों को मेरे ऊपर बहुत भरोसा है, वो दिल से मेरे साथ जुड़े हैं। आप देखेंगे कि आज के दौर में जहाँ लोग मोदी जी की बात को इतना लाइक करते हैं, वहां मेरी बातों को लाइक करने वाले लोग 2.5 लाख और डिसलाइक करने वाले ये क्या 1,500 है। मतलब आपने समझ में आया हमको कि आपने वीडियोस बना के एक तरह से आउटरीच प्लान की। मैं एक आखिरी और मतलब एक छोटा जवाब चाहता हूं इस सवाल का कि क्योंकि आप बहुत टाइम से सिस्टम को देख रहे हैं, आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि आपने सरकारी नौकरी की भी हुई है। मैं समझना चाहता हूं कि अगर मैकेनिज्म जो है एग्जाम्स का, उसके एक ऑनेस्ट रिफॉर्म की बात की जाए तो ये प्रॉब्लम है कितनी बड़ी? क्या इसमें रॉकेट साइंस की जरूरत है या जिस तरह कहा जाता है कि इकोनॉमी, पॉलिटी, इन चीजों को चेंज होने में दशकों लगते हैं? आपने 91 से शुरू किया, अभी वो प्रोसेस चल रहा है। ये चीज सुधरने में कितना टाइम लग सकता है अगर कोई वाकई इसको एड्रेस करना चाहे?
या ये सही में ऐसी प्रॉब्लम है जिसको मतलब वो पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया टाइप का कोई मामला है? नहीं, ये बहुत छोटी चीज है। एक्चुअली आप देख रहे होंगे जैसे आजकल का युवा शॉर्ट सक्सेस के पीछे भाग रहा है, हर एक को इजी सक्सेस चाहिए। सेम हाल गवर्नमेंट का भी हो गया है, उनको इजी काम कराने वाले चाहिए। वो एडहॉक वाले लोगों को बढ़ा रहे हैं। आज आप देखेंगे हर स्कूल में एडहॉक टीचर्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वाले लोगों से काम कराना पसंद कर रहे हैं। वो इसका दूरदर्शी परिणाम देखने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, सोचने की कोशिश नहीं कर रहे कि क्या वो लोग वाकई में रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर पाएंगे। और हमारा युवा ये नहीं कह रहा कि आप सीधे सीधे 60-70 हजार की जॉब को, हम ये भी समझने को तैयार हैं कि मोदी जी अगर ये कहें कि नेशनल बिल्डिंग में आप सबकी सैलरी 50,000 से 40,000 कर दी जाए तो भी लोग उसके लिए तैयार है। बट वो इस पे भी उनका मतलब वो बताएं तो सही ट्रांसपेरेंसी के साथ। ये प्रॉब्लम इतनी सी है कि वो ये कहते हैं कि इतनी वैकेंसी टोटल है और 8-9 महीने लगेंगे इनको भरने में, और इसी तरीके से हम काम करेंगे। वो हर बात को अपनी मन की बात में लोगों का दिल जीतते हैं। हर बात पे कोरोना काल में उन्होंने कितने लाइफ की लोगों का दिल जीता, तो क्या वो 8-9 साल से सरकार में अब तक रोजगार पे चर्चा भी नहीं कर सकते? वो बताइए आप, एक सांसद के संसद भवन से जाने पे मोदी जी का दिल पिघल सकता है, मोदी जी इमोशनल हो सकते हैं, और आज मिलियन ट्वीट एक युवा ने करके इस देश में और मोदी जी का दिल नहीं पिघला। बताइए आप। अभिनय, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, आपका रोष समझ में आ रहा है, राज्यों की क्या स्थिति है सरकारी इम्तिहानों को लेकर? सेम यही हाल है। इस कैंपेन से पहले ऑलरेडी 3 राज्यों में, राजस्थान में, गुजरात में, यूपी में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2012 की वैकेंसी राजस्थान में पुरानी सरकार की, और उसके बाद एक और दूसरी सरकार आ गई, उसके बाद फिर एक और सरकार दोबारा आ गई, और अभी तक वो वैकेंसी छूटी हुई है। तो हर सरकार का ही ये हाल है। एक सरकार एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जारी करे राज्यों के लिए, बताइए कि आप उनको सही समय में वैकेंसी को फिल करें। एक्चुअली ये लोग इस चीज को प्रायोरिटी पे ले, बस बात इतनी सी है कि जब तक आप किसी चीज को प्रायोरिटी पे नहीं लेंगे तब तक वो चीज उतने दमखम के साथ उसमें सुधार नहीं किया जा सकता। अभिनय, आप नेता नगरी में जुड़े, लल्लन टॉप से जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि नौजवानों को वापस से अपना फोकस पढ़ाई पर कर पाए वो, और इस सोशल ट्रेंड को चलाने की उन्हें जरूरत ना पड़े, जो कि निहायत ही गैर जरूरी चीज है। अगर आप बहुत ही बुनियादी रूप से देखें कि छात्रों को इस चीज के लिए प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, ना करना पड़े कि भाई एग्जाम ठीक से हो, एग्जाम फेयर हो, क्योंकि ये सरकारों का और सब एजेंसियों का दायित्व है। हम कभी खुद ट्विटर पे नहीं थे टीचर होके, हमें आना ही बच्चों के लिए पड़ा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस मुहिम के लिए।